तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी एनवायरनमेंट साइंस के थ्योरी इनटू प्रैक्टिस के पेपर को समझने वाले हैं, जो कि आपका एएसी का रहने वाला है। इसमें हम जो ड्यू रेगुलर और सोल के बच्चे हैं वो दोनों इसमें देख सकते हैं। इसमें सेमेस्टर 1, 2 और अन्य किसी सेमेस्टर में भी लगा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपका जो सिलेबस है वो ये रहने वाला है। इसमें ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है वीडियो। इसमें आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के सभी चैप्टरों को कवर करने का प्रयास रहेगा। ये वन शॉट वीडियो रहेगी पूरा, ठीक है। आप ये सिलेबस सामने लगा हुआ है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये PYQ हैं। PYQ आपके जब पुराने प्रीवियस ईयर का पेपर पूरे लगे हुए हैं, ठीक है। आपका पूरा है तो आप इसमें देख लीजिए। बाकी अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर इसे देख सकते हैं, वहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है। ये पेपर पूरा आपका जो ड्यूरेशन है ये 1 आवर का रहेगा और मार्क्स इसमें 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सी जो समझने वाले हैं वो है हमारा मेन यूनिट्स, कि हमारे इसमें फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में जो हम कवर करने वाले हैं वो है पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो इसमें है क्या, पर्यावरण क्या है आप सभी जानते हैं। इन्वायरमेंट हमारा वो इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास में जो हमें घेरा हुआ है वही हमारा पर्यावरण होता है। इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो क्या है देखिए, परिभाषा इसमें पर्यावरण वह समग्र प्रणाली है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें इसे जैविक जीव जंतु पेड़ पौधे और जैविक अजैविक हवा पानी मिट्टी तापमान घटक शामिल हैं होते हैं। ये मनुष्य और प्रकृति के परस्पर संबंध का माध्यम है। उदाहरण के लिए किसी तालाब का पर्यावरण जब जल, मछलियाँ, जल के अंदर के पौधे, सूरज की रोशनी, तापमान आदि, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। पर्यावरण अध्ययन का अर्थ क्या है इसमें देखिए, यह एक बहुविषयक विषय है जो विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून आदि को एक साथ जोड़कर पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और उनके समाधानों को समझाता है, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। इसका महत्वपूर्ण क्या है भाई, कि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं, एक तरह से महत्व देख लीजिए। पहला है कि संसाधनों का संरक्षण हो जाता है, भाई इसको बचाव हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, जल, जंगल, खनिज का समझदारी से उपयोग सिखाता है। उदाहरण, वर्षा जल संचय के उपाय। जल जो वर्षा का जल होता है, बारिश का जल होता है, उसको बचाने की बात की जाती है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरा, पर्यावरणीय संकट की समझ, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता से कमी आदि, ये सब इसमें बचाव हो जाता है। तीसरा, सजग नागरिक बनाना, हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिखाता है, जैसे प्लास्टिक का कम प्रयोग। चौथा, सतत विकास को बढ़ावा, जैसे ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकता को पूरा करके लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन की भी बर्बाद न करे, उनके लिए भी उपयोगी हो जाए। वैसे सतत विकास यानी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है यहाँ पे। आगे देखिए, शिक्षा, नीति और समाज में योगदान, नीति निर्धारण में पर्यावरणीय दृष्टिकोण शामिल करना आदि। पर्यावरण अध्ययन का दायरा क्या है इसमें, पर्यावरण अध्ययन के दायरे की बात करूँ तो दायरा देख लीजिए। इसके क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक संसाधन, जल, मृदा, खनिज, वन, ये आपके इसमें हो गए। परिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम वाला, जिसमें है जीव जंतु और उनका आपसी संबंध। प्रदूषण अध्ययन, वायु, जल, मृदा आदि के प्रदूषण के बारे में पता करना। नवीन तकनीक, सौर ऊर्जा, पुनर्चक्रण, ग्रीन टेक्नोलॉजी। अगला है मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण का मानव शरीर पर प्रभाव, विविध प्रावधान, पर्यावरणीय कानून व नियम, ठीक है। अगला देखिए, पर्यावरण के घटक क्या हैं। जैव घटक, जीवित घटक, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि, ये सभी आपके जैव घटक में आते हैं। अजैविक घटक, निर्जीव घटक, जैसे कि निर्जीव घटक कौन से होते हैं, जो जीवित नहीं होते। हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आपके निर्जीव होते हैं। चौथा है 4 प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल डिवीज़न कहते हैं। कि पहला है वायुमंडल, गैस की परतें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके वायुमंडल में आती हैं। जलमंडल, महासागर, नदियाँ, झीलें आदि जल स्रोत हैं। स्थलमंडल, पृथ्वी की ठोस सतह,
पहाड़, मिट्टी, खनिज आदि ये हो सकते हैं। जीव मंडल में वह भाग जहाँ जीवन संभव है, वो जगहें होती हैं जहाँ पे जीव मौजूद होते हैं, उसे हम जीव मंडल कह सकते हैं। सतत विकास क्या होता है भैया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट परिभाषा देखिए, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को खतरे में डाले हुए। हम किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग करते रहें कि आने वाली पीढ़ी को भी दिक्कत ना हो और हमारा भी काम हो जाए, उसे कहते हैं। 3 स्तंभ, आर्थिक सभी को रोजगार संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग। दूसरा सामाजिक समानता, समानता शिक्षा स्वास्थ्य। पर्यावरणीय, वनों जल भूमि का संरक्षण। उदाहरण के लिए एलईडी बल्ब का उपयोग, ऊर्जा बचत होती है, दीर्घकालीन उपयोग होता है। सौर ऊर्जा का आप देखिए अक्षय ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण रहित, ये इसके उदाहरण हैं जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं। 7वां पॉइंट देखिए, पर्यावरण आंदोलन को और इतिहास, उसका क्या है? भारत के प्रमुख आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था उत्तराखंड में। महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी ताकि पेड़ों की कटाई रोकी जा सके। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़े बड़े बांधों के खिलाफ विस्थापन, पर्यावरणीय हानि का विरोध। 8वां पर्यावरण नैतिकता, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे, पशु पक्षियों पेड़ पौधों के अधिकारों को भी समझना चाहिए। उदाहरण के लिए बिश्नोई समुदाय 300 साल पहले भी पेड़ों और हिरणों की रक्षा के लिए जान देने का उदाहरण है कि भाई उन्होंने उनके लिए अलग से एक मतलब जगह बनाई है। बिश्नोई आपने देखा होगा, लुईस बिश्नोई नाम से आप सुना होगा। तो ये सभी है ना, जानवरों को बचाने के लिए सबसे मशहूर हैं। यूनिट 3 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा इसमें क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच होने वाले पारस्परिक प्रक्रियाओं का एक ऐसा तंत्र है जो ऊर्जा और पोषक चक्र के माध्यम से संतुलन बनाए रखता है। मुख्य तत्व क्या है? जैविक घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक कौन से हैं? सूर्य की रोशनी, जल, वायु, तापमान, खनिज आदि। उदाहरण के लिए एक तालाब में मछलियाँ, जल, पौधे, जल सूर्य का प्रकाश जिसमें देखते हैं कि सब मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण होते हैं। इसमें मछलियाँ हो गई, जिसमें पानी हो गया। पानी क्या है आपका? निर्जीव है, और मछली क्या है? सजीव है। ये मिलकर आपका पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, जिसमें एक जीवित होता है, एक मृतक रूप में होता है, दोनों मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कैसी है? जैविक घटक उत्पादक, जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक जैसे गाय जो घास खाती है। द्वितीय जैसे मेंढक जो कीड़े खाता है। तृतीय जैसे सांप जो मेंढक खाता है। ठीक है। अब घटक कौन होता है? जैसे बैक्टीरिया और फफूंदी जो मृतक जैविक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्व वापस मिट्टी में डालते हैं। अजैविक घटक कौन से होते हैं? सूरज की रोशनी, तापमान, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, पीएच स्तर आदि, ये सभी आपके अजैविक घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या हैं? ऊर्जा प्रवाह करना जिसमें होता है ऊर्जा सूर्य से आती है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव तक स्थानांतरित होती रहती है। ये ऊर्जा का होता है। एक दिशीय होता है, यानी ऊर्जा वापस नहीं आती। ऊर्जा एक दिशा में होती है कि ऊर्जा जाती रहती है कहीं भी, ऐसा नहीं होता कि उल्टी दोबारा घूम के आ जाएगी, नहीं, ये सीधी जाती रहती है। भोजन श्रृंखला क्या है? फूड चेन एक सरल पथ जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक जाती है। उदाहरण वापस नहीं आती, वो जिससे गई है उसमें वापस नहीं आएगी। उदाहरण घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, चील। ये क्या है? घास कौन खाता है? टिड्डे कौन खाता है? मेंढक कौन खाता है? सांप कौन खाता है? चील। ये एक फूड चेन है। भोजन जाल क्या है? एक जटिल नेटवर्क जिसमें कई भोजन श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र को लचीलापन और स्थिरता प्रदान करता है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र से
क्षेत्र में एक समुदाय की जगह दूसरा समुदाय धीरे धीरे लेता रहता है। उदाहरण, रेगिस्तान में पौधों के आगमन में हरियाली का विकास होता है। पोषक चक्र क्या है? यह वह चक्र है जिसमें पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, पर्यावरण और जीवों के बीच घूमते रहते हैं। उत्पादकता के अवधारणा क्या है? प्राथमिक उत्पादकता वह दर जिस पर उत्पादक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसे हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। सरल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? कुछ कुल ऊर्जा जो पौधे बनाते हैं। शुद्ध प्राथमिकता उत्पादक क्या होते हैं? पौधों द्वारा श्वसन के बाद बची हुई ऊर्जा। द्वितीय उत्पादक क्या होता है? उपभोक्ता द्वारा प्राप्त ऊर्जा की दर। अब आता है पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? ये तिरछे आकृति वाले चार्ट होते हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, जीवों की संख्या या जैव भार को स्तरों में दर्शाते हैं। प्रकार क्या है इसके? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। उदाहरण, जंगल में पौधे हैं, इसमें कितने हैं? 10,000 पौधे हैं। फिर हिरण है, वो 100 हैं। पौधों को कौन खाता है? 100। अगर हज़ार पौधे हैं, 1000 भी हैं, तो उनको कौन खाता है? हिरण खाता है। फिर हिरण कितने हैं? मान लीजिए 100 हिरण खाते हैं। फिर 100 हिरणों को 10 बार खा जाते हैं। तो ये क्या है आपका? ये पूरा आपको एक तरह से पिरामिड की तरफ आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, छठा है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या है ये? कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का चक्रण, ये बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। प्रमुख चक्र में देखिए कार्बन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों, जानवरों, वातावरण, ये सभी आपके चक्र में आते हैं। नाइट्रोजन चक्र देखिए, नाइट्रोजन गैस का अमोनियम फिर नाइट्रेट आदि में रूपांतरण होता है। जल चक्र क्या है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। होमियोस्टेसिस की संकल्पना, यह पारिस्थितिक तंत्र की आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। उदाहरण, किसी झील में तापमान, ऑक्सीजन और पीएच का संतुलन बनाए रखना, यह आपका इसमें आता है, ठीक है। यूनिट 3, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों में तत्व या घटक हैं जो प्रकृति द्वारा बिना मानवीय प्रयास के उपलब्ध कराए जाते हैं और मानव इनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है। वो पदार्थ जो हमारे उपयोग में आ रहे हैं, वो पदार्थ नहीं जो हमारे उपयोग में नहीं आ रहे, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाते। वो हम उन्हें मान सकते हैं जो हमारे उपयोग में आ रहे हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण, जल, वायु, मिट्टी, खनिज, जंगल, जीव जंतु आदि, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार क्या क्या हैं? आवृत्तिगत आधार पर, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? ये संसाधन समय के साथ पुनः प्राप्त हो सकते हैं या पुनर्जीवित हो सकते हैं, जैसे जल, हवा, सूरज की रोशनी, पेड़, पशु आदि, ठीक है। इन्हें दोबारा पा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते, नवीनीकरण होते हैं, मतलब ये रिन्यूएबल होते रहते हैं, ठीक है। अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? ये सीमित मात्रा में होते हैं और दोबारा नहीं बनते, यह बहुत समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, प्राकृतिक गैस। ये ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा बनने में इनको लाखों साल लग सकते हैं, ये ज़्यादा भी लग सकता है। मूल स्रोतों के आधार पर जैविक संसाधन, जीवित स्रोतों से प्राप्त संसाधन जैसे पेड़, पशु, जीवाश्म ईंधन, ये सभी आपके जैविक संसाधन हैं। अजैविक संसाधन, निर्जीव स्रोतों जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ये आपके अजैविक संसाधन हैं। उदाहरण के इसमें देखिए क्या अगला है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। जल संसाधन क्या है? प्रकृति के रूप में है नदी, झीलें, भूमिगत जल, वर्षा जल, ये आपका जल संसाधन है। उपयोग में देखिए पीने, सिंचाई, उद्योग, विद्युत उत्पादन आदि में इसमें काम आता है। समस्या क्या है? कि जल की बर्बादी, भूजल स्तर में गिरावट आ रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इसका समाधान यही है कि
वर्षा जल को संचय किया जाए, यानी उसको हार्वेस्टिंग किया जाए। और टपक सिंचाई तकनीक, यानी कि कम पानी के हिसाब से इस हिसाब से हो कि पानी कम बर्बाद हो और पानी को बचाया जा सके। टपक सिंचाई का मतलब होता है एक तरह से कि सिंचाई को सीढ़ी नुमा बनाया जाए, इस तरह से बनाया जाए तो उससे भी पानी बच सकता है। जल शुद्धिकरण, पानी को साफ़ किया जाए। वन संसाधन क्या है, महत्व देखिए, जैव विविधता का संरक्षण हो सकता है इससे। जलवायु संतुलन हो सकता है, मिट्टी अपरदन से रोकथाम हो सकती है, आदिवासियों की जीविका है ये। खतरे में क्या क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगलों में आग लगी जा रही है, अतिक्रमण हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। समाधान क्या है, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री हो जानी चाहिए, वनीकरण होना चाहिए और वन महोत्सव का आयोजन होना चाहिए, यानी कि वनों को ना काटा जाए, इसलिए जागरूकता अभियान चलाने जाने चाहिए जिससे कि वनों को बचाया जा सके। खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या है, खनिज लोहा, तांबा, बॉक्साइड, कोयला, चूना पत्थर, ये सभी आपको ऊर्जा स्रोत। अब इसमें ये सभी हैं इसके खनिज के उदाहरण। ऊर्जा स्रोत क्या हैं, पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। वैकल्पिक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, ये सभी आपके वैकल्पिक रूप से है। समस्या क्या है कि सीमित भंडार है इनका, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण पर डिपेंड करते हैं, असमान वितरण होता है इनका, यानी कि कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई कम कर रहा है, इस तरह से। समाधान क्या है, ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए, ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए हमें, ऐसी ऊर्जा जो हमारी कभी ख़त्म ना हो, इस तरह की। खनिजों का पुनः प्रयोग होना चाहिए। भूमि संसाधन प्रकार क्या है इसके, कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, पर्वतीय भी क्षेत्र। ठीक है, समस्या क्या है, अतिक्रमण हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जा रहा है। मृदा अपरदन हो रहा है यानी मिट्टी का पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जिससे मिट्टी क्या हो रही है, खिसक रही है। फिर अति दोहरन हो रहा है, यानी इनका दोबारा प्रयोग बार बार हो रहा है, एक ही ज़मीन पे बार बार खेती की जा रही है। और समाधान क्या है, कृषि का टिकाऊ तरीका होना चाहिए और समोच्च खेती होनी चाहिए, यानी कि बार बार उधर इसमें क्या होता है कि उसको थोड़ा सा कम खेती करनी चाहिए, इसमें खेती को बदलता रहना चाहिए। झूम खेती का ज़्यादा प्रयोग करो। वृक्षारोपण हो, बहुत से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएँ तो भी इससे ख़त्म हो सकता है ये समस्या। चौथा है संसाधन दोहन की समस्या क्या है, समस्या पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हो रहा है, जैव विविधता में हानि हो रही है, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट आ गया है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से होगा, देखिए, नीति अपनाना। पहला नीति अपनाना कौन कौन सी, RRR की, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अगर ये आपको RRR की नीति समझ गए ना तो आपको संसाधनों का यूज़ करना सही से आ जाएगा। जन जागरूकता अभियान, सतत विकास की नीति पालन करना, ये आपका है। चौथा, सरकारी कानूनों और योजनाओं को लागू करना, ये सभी आपका अगर कर लेते हैं ना, देखिए RRR का काम कर लो तो RRR यानी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये नीति अपनाना। फिर दूसरा जन जागरूकता अभियान, तीसरा सतत विकास की नीति पालन करना, चौथा सरकारी कानूनों और योजनाओं को लागू करना। ठीक है, इससे हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय जल मिशन होना, राष्ट्रीय वन नीति होना, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम होना, ये सभी इसको बचा सकते हैं। छठा है इसमें, भारत में संसाधनों की स्थिति, जल क्या है, विश्व का 4% मीठा जल भारत में है, परंतु वितरण असमान है, बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है यहाँ पे। ठीक है, वन की बात करें तो कुल भूभाग का लगभग 21% क्षेत्र वनाच्छादित है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। खनिज की बात करें तो भारत बॉक्साइड और लोहा अयस्क उत्पादन में अग्रणीय है। ऊर्जा की बात करें तो भारत अक्षय ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब चौथा यूनिट देख लेते हैं, लास्ट हमारा यूनिट, इसमें पर्यावरण प्रदूषण की बात की गई है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब प्राकृतिक वातावरण, वायु, जल, भूमि आदि में ऐसे अवांछनीय तत्व या रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं जो जीव जंतुओं, मनुष्य और पारिस्थितिकियों के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसी चीज़ें आ जाना या ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव जंतु आ जाना जिससे कि वायु, जल, भूमि आदि खराब होने लगे हैं, उनमें कोई दिक्कत आने लगी है, उनको
उनकी जो फार्मिंग हो रही है, उनके जो सिस्टम हो रहा है उस सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर इसको जल हम प्रदूषण कह सकते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो जब मानव क्रियाओं में किसी प्रकृति गंदी या असंतुलित हो जाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट देखिए, प्रदूषण के प्रकार क्या है। वायु प्रदूषण, ये आपका इसका प्रकार है। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और क्या है, अब ध्वनि प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण है, ये सभी आपके प्रदूषण में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या है। वाहनों से निकलने वाली गैस, उद्योगों से धुआं, जलती हुई प्लास्टिक या कूड़ा, वनों की कटाई, घरेलू ईंधन, ये सभी आपके कारण हैं। प्रभाव देखिए, सांस की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस, ओजोन परत का क्षरण, अम्ल वर्षा, तापमान में वृद्धि, ये सभी इसके कारण है। निवारण क्या है इसका। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, हरित पट्टी बनाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। अभी जल प्रदूषण का देख लीजिए। इसमें जल प्रदूषण बताया गया है कि इसके कारण क्या है। नालों और उद्योगों का अपशिष्ट नदी में गिरना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का बहाव होना, शवों और प्लास्टिक का जल में विसर्जन होना, ये सब इसके जल प्रदूषण के कारण है। यानी कि हम पानी में कुछ भी डाल देते हैं ना, घर से निकलने वाला कचरा, तो इससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। प्रभाव क्या है। पीने योग्य जल की कमी आ गई है, जल जनित रोग, हैज़ा, टाइफाइड, ये जब बीमारियां आ गई हैं। जलीय जीवन को खतरा हो गया है, जल में रहने वाले जानवरों को। निवारण क्या है। अपशिष्ट जल का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, नमामि गंगे जैसे अभियानों में भागीदारी लेनी चाहिए। भूमि प्रदूषण की बताएं तो भूमि प्रदूषण में कारण क्या है। प्लास्टिक अपशिष्ट, कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। उद्योग ठोस अपशिष्ट, इससे भूमि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, हम रासायनिक पदार्थों का बहुत ज़्यादा मिट्टी में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी क्या हो रही है, अपनी उर्वरक क्षमता खोती जा रही है। इसके निवारण क्या क्या है कि जैव कृषि अपनाना, प्लास्टिक प्रतिबंध करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंध लागू करना। ध्वनि प्रदूषण में देखिए, ध्वनि प्रदूषण है जिसमें क्या कहते हैं, कारण क्या है। तेज़ हॉर्न, पटाखे, औद्योगिक मशीनें, लाउड स्पीकर, ये आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। प्रभाव क्या है। मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता में कमी, वन्य जीवों का पलायन। निवारण क्या है। ध्वनि नियंत्रण कानूनों का पालन, साइलेंस जोन बनाना, स्कूल अस्पताल के पास लोगों को जागरूक करना, ये इसके निवारण हो गए। ठीक है, अब रेडियोधर्मी प्रदूषण कैसा होता है, ये थोड़ा अलग है। इसमें सुनिए, परमाणु संयंत्रों से रिसाव, रेडियोधर्मी कचरे का असुरक्षित निपटान, प्रदूषण, हथियारों का प्रशिक्षण हो, प्रभाव, आनुवंशिक विकृति, कैंसर और अन्य असाध्य रोग, पृथ्वी पर दीर्घकालीन विषाक्त, यानी कि जो परमाणु बम जैसे बड़े बड़े हथियारों का यूज़ किया जाता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसके बारे में बताया गया है। निवारण क्या है। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटारा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना। तीसरा है प्रदूषण का प्रभाव क्या है। मानव जीवन पर स्वास्थ्य समस्याएं, जल और वायु जनित रोग, जीवन प्रत्याशा में गिरावट, वन्य जीवन पर अब क्या इसका प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवन पर प्रजातियों का विलुप्त होना, पारिस्थितिकी संतुलन, प्राकृतिक तंत्र पर, ओजोन परत का छिद्र, जलवायु परिवर्तन, ये सब इसमें हो रहा है। प्राकृतिक तंत्र में क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। अब क्या हो रहा है, ओजोन परत का छिद्र जो बढ़ता जा रहा है ना, और जलवायु परिवर्तन हो रही है बहुत ज़्यादा। आप देखते होंगे कभी भी बरसात आ जा रही है, कभी भी गर्मी हो जा रही है, कभी भी सर्दी हो जा रही है, कभी भी कोई सा भी मौसम आ जा रहा है, तो इससे भी दिक्कत हो रही है। चौथा इसमें देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। कठोर पर्यावरणीय कानूनों का पालन करना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के हिसाब से, जल एवं वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। दूसरा, जन जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, ये सभी इसके जो इसके हिसाब से लगाए गए थे ना उपाय थे ये सभी। तीसरा है नवीन तकनीक का प्रयोग, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, प्रदूषण रोकने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। चौथा है व्यक्तिगत योगदान, वृक्षारोपण करना, कूड़ा पृथक्करण, पॉलीथीन का उपयोग बंद करना। चौथा है पर्यावरणीय संकट पर पहल, क्या है। राष्ट्रीय रूप से देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPCB, ये इसका पूरा है नाम, ठीक है। पर्यावरणीय मंत्रालय MOEFCC, ये इसका पर्यावरणीय मंत्रालय है। ये देखिए आप याद कर लें क्योंकि पेपर में आएगा ये भी। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो काम करते हैं इसके ऊपर प्रदूषण को निपटारा करने पर, वो हैं UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये आपका है, ठीक है। और एक दूसरा है IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आपका क्या करता है, ये भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने पे काम करते हैं ना, वो सभी हैं। और जो स्टेट में काम करते हैं यानी हमारे राष्ट्रीय रूप से काम करते हैं वो हमारे ये हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय, ये हमारे काम करते हैं। बाकी ये इंटरनेशनल है, ठीक है। अभियान की बात करूँ तो अर्थ आवर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स, ये सभी काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी वीडियो थी यूनिट 1 से लेकर 4 तक की। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पूछ लीजिए। और आपको PDF की नीड हो तो वहाँ PDF आपको मिल जाएगी, आप PDF डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे पहली बार आए हैं तो, और कमेंट में ज़रूर बता के जाएँ कैसा लगा वीडियो, और अगला किस पे वीडियो चाहिए वो भी बता दें। धन्यवाद, थैंक यू।